हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम इस सीरीज में अब आपको दिखाएंगे कि कैसे इकोनॉमिक्स की आप प्रिपेयर करें। और सबसे पहले इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे इसका सिलेबस है और इसमें कितने मार्क्स किस बुक को और कितने मार्क्स किस टॉपिक को या किस यूनिट को अलॉटेड है। इसी के साथ इसके बाद आपके लगातार वीडियो आते रहेंगे और जिन वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इकोनॉमिक्स के हर एक टॉपिक को हम प्रॉपरली रिवाइज करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। इस पूरी सीरीज को देख के आप अपने एग्जाम को प्रॉपरली अच्छे से दे पाओगे और साथ ही साथ आप अच्छे मार्क्स को ले भी पाओगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लगातार देखिए। सबसे पहले तो हम इसमें सिलेबस को समझते हैं कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस है क्या। तो आप देख रहे हो कि मेरे सामने इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है वो खुला हुआ है, जो कि है 2024-25 का। यहाँ पे जो थ्योरी के मार्क्स है वो है 80 और जो प्रोजेक्ट के मार्क है वो है 20। हमारे पास इकोनॉमिक्स में दो बुक है। सबसे पहली है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है हमारी कौन सी, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये दो बुक है जिससे आपको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आपका फर्स्ट यूनिट में जो है उसमें आपके जो चैप्टर्स है वो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो कि 10 मार्क्स के लिए है। नेक्स्ट है आपका बैंक मनी एंड बैंकिंग। फिर आपका आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सबके लिए जो मार्क्स है वो है मनी एंड बैंकिंग के लिए 6 मार्क है, डिटर्मिनेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए 12 मार्क्स है, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी के लिए 6 मार्क है और बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए भी 6 मार्क है। ठीक है, तो ये ओवरऑल बनता है आपका 40 मार्क्स का। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी, जिसमें फर्स्ट यूनिट के लिए है 12 मार्क्स। फिर सेकंड यूनिट जो है करंट चैलेंजिंग फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, वह 20 मार्क्स के लिए सबसे हाईएस्ट। और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स दिए गए हैं इस यूनिट को। हमारी जो थ्योरेटिकल पार्ट है, तो ये आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद नेबरहुड। ठीक है, क्योंकि मैं आपका 8 मार्क्स का, तो ये सारी ट्वेंटी में आपको होता है 40 मार्क्स का आपका इंडियन इकोनॉमी हो गया और 40 मार्क्स का आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। तो दोनों मिला के ऐसे 18 मार्क्स की आपकी थ्योरी आएंगी, जो कि आपके 3 आवर्स का पेपर होगा। 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, और जो कि आपने बहुत अच्छे से बनाया होगा, है ना। और जल्दी ही आपके ये असेसमेंट वगैरह होने वाले होंगे। ठीक है, तो हम पहले वन बाय वन जो टॉपिक्स है या जो यूनिट्स है उसके टॉपिक्स क्या है, सब टॉपिक्स क्या है, उसको अंडरस्टैंड करते जाते हैं। तो आप देखो, सबसे पहले नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो कि हमने देखा था कितने मार्क्स का है आपके, जो कि है आपके जो कि है आपके 10 मार्क्स का। तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स: कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, ये सारे जो सिंपल फॉर्मूलेज हैं इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम। और इसके बाद आता है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो में आपका कैसे दो तरीके का फ्लो होता है। ठीक है ना, कैसे यहाँ जा रहे हैं, कैसे यहाँ जा रहे हैं, है ना, और ये कैसे यहाँ जा रहे हैं, ये यहाँ जा रहे हैं। कुछ याद आ रहा हो मेरे को, तो इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेक्टर मॉडल में नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अब इसमें आया आपकी तीन अलग अलग मेथड है, जो कि वैल्यू एडेड और प्रोडक्शन मेथड, दूसरी है आपकी एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरी है आपकी इनकम मेथड। इन तीन मेथड से आप अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। एग्रीगेट रिलेटेड नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट जो है, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी जिसको हम बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। ठीक है, एनएनपी से हमारा नेशनल इनकम हो जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपीएफसी, हमारा डोमेस्टिक इनकम हो जाता है। ठीक है, एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर प्राइस। ये दोनों हम फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में पढ़ेंगे। रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, ये रियल एंड नॉमिनल जीडीपी भी से क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं, तो इसको भी अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे। जीडीपी डिफ्लेटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, जीडीपी वेलफेयर, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक, फर्स्ट यूनिट में ये सारी चीजों को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं मनी एंड बैंकिंग पे। मनी एंड बैंकिंग बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छी यूनिट है। इसमें आप बहुत इजीली आप मार्क्स गेन कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या है, फिर क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले देखो, मनी मीनिंग, फंक्शन एंड सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। ठीक है, बस। मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम,
नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, फंक्शन बताओ, सेंट्रल बैंक के फंक्शन बताओ। ठीक है, तो हम बार बार उसको देखेंगे भी, अभी जब सीरीज देखेंगे तो उसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसको भी देखेंगे। तो बैंक ऑफ इशू जो करती है कमर्शियल बैंक। उसके बाद गवर्नमेंट का बैंक होता है, बैंकर्स बैंक होता है, कंट्रोलर क्रेडिट थ्रू द बैंक रेट, ये भी करते हैं सेंट्रल बैंक। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, CRR, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मार्जिनल रिक्वायरमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी, है ना, तो यहाँ पे आपका एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट आएगा। और नेक्स्ट है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इसमें आ जाता है APS, MPS। और फिर इसके बाद आता है सॉर्टर इक्विलिब्रियम, इसके बाद APC भी होता है ना, APC, MPC भी आएगा। नेक्स्ट आ जाता है सॉर्टर इक्विलिब्रियम आउटपुट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, मेजर्स ऑफ कंट्रोल देम, चेंज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड मनी सप्लाई। तो ये सारे टॉपिक्स को हमको अंडरस्टैंड करते हुए चलना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट की मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। गवर्नमेंट बजट को दो इसमें डिवाइड किया गया है ना, कौन कौन सा? रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट का मतलब इनकम हो जाएगा, है ना, और एक्सपेंडिचर मतलब कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को दो इसमें डिवाइड किया है, सबसे पहला रिसिप्ट और दूसरा एक्सपेंडिचर, ये दो हो गए। ठीक है, अब ये दोनों को डिवाइड किया है, इसको भी डिवाइड किया गया है दो दो इसमें, जो कि है सबसे पहला रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। इसमें दूसरा है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि एक्सपेंडिचर में डिवाइड किया गया है, ऐसे ऐसे करके, है ना, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, अब इसी से हम निकाल लेते हैं बैलेंस्ड, सरप्लस एंड डेफिसिट बजट, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। इसको कैसे निकालते हैं? फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, इसी में आएगा टॉपिक हमारा प्राइमरी डेफिसिट, व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट। इसके थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स। ठीक है, सरप्लस कब होता है, डेफिसिट कब होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वो अंडरस्टैंड करना। फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट्स एंड मैनेज फ्लोटिंग। ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है ना, और फ्लेक्सिबल क्या होता है, कैसे हम मैनेज फ्लोटिंग करते हैं, और फ्लेक्सिबल जो होता है ऑलरेडी वो कैसा होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, फ्री मार्केट, इन अ फ्री मार्केट, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एंड फ्लेक्सिबल एंड फिक्स एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है ना, पहले से हमने डिसाइड कर लिया, मान लो 90, और ये चाहे 100 भी हो जाए रुपीज़ का प्राइस डॉलर के कंपैरिजन में, लेकिन हम फिर भी 90 रखेंगे, तो ये फिक्स्ड है, मैनेज। अब हम हमारे अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे, 100 हो गया या फिर 100 हो गया है, मान लो $1 इक्वल्स टू 90 हो गया है, मान लो, और फिर भी हम मैनेज करके उसको 85 ही रखेंगे, मान लो 85 ही रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या हमारा, मैनेज्ड। लेकिन हमने एक बार फिक्स कर दिया 80 रखना है, और हमेशा उसको 80 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फिक्स हो जाएगा कि हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, मैंने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, इसको अंडरस्टैंड करना है इस चैप्टर में हमें। तो ये आपकी हो जाती है पांचों यूनिट, और इन पांचों यूनिट से ही आपसे क्वेश्चन आते हैं, और यही आपकी है 40 मार्क्स की। ठीक है, टॉपिक वाइज अगर आप चलोगे, आपके सिलेबस को अंडरस्टैंड करते जाओगे, तो आप इजीली ये जो 40 मार्क्स है ये आप गेन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, मनी एंड बैंकिंग के जो क्वेश्चन है, और दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के जो बहुत सारे बच्चों को जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बस उसमें प्रॉब्लम जाती है, ये बाकी जो चीजें है वो थ्योरेटिकल है ना। कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको थ्योरी में प्रॉब्लम जाती है, बट ज्यादातर को हम बात करें या मोस्ट ऑफ की बात करें तो जिनको दिक्कत आती है न्यूमेरिकल, तो यहाँ जो न्यूमेरिकल है उसको हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, तो यहाँ से आप 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लेके आ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो कि इंडियन इकोनॉमी की है ना, और ये तो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसा क्या होता है इसमें। चलिए आइए इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
तो इसमें सबसे पहला यूनिट है जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। अब यहाँ पे देखो टोटल इंडियन इकोनॉमी की जो हिस्ट्री है उसको बताया है कि हिस्ट्री में इंडियन इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई है और आगे कैसे कैसे चली है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हुई थी 1947 में। और 47 के बाद जो हमारी जो सिचुएशन बनी है इकोनॉमी की, मतलब इकोनॉमी मतलब हमारी कंट्री में जितना भी जो भी चेंजेस आए हैं इकोनॉमिकली, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करता है यहाँ तक 1991। ठीक है, और उसके बाद रिफॉर्म्स की बात करते हैं 1991 की। ठीक है, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। ठीक है, जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट किया, और आफ्टर दैट 1951 में हमने इंट्रोड्यूस किया। अब ये 5 ईयर प्लान क्या है इसको अंडरस्टैंड करना है ना। मेन फीचर्स, प्रॉब्लम एंड पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से क्या पॉलिसी बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, उसको देखना। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स एंड न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजीज, है ना। तो स्ट्रेटजीज क्या क्या थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इंडस्ट्रीज आईपीआर 1956, आईपीआर का फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रीज पॉलिसी रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रीज पॉलिसी रेवोल्यूशन जो आया था 1956 में आया था, तो इसका रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, एंड फॉरेन ट्रेड के बारे में, ये 1947 से 1990 तक इतना लिखा। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 में, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या अपनाया था हमने, इसको बोलते हैं एल पी जी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि 1991 में हमने फीचर किया। तो देखो इसमें क्या है, फीचर एंड अप्रेजल ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी एंड कॉन्सेप्ट डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी। डिमोनेटाइजेशन अभी हुआ था, और जीएसटी क्या है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यूनिट जो सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे ज्यादा मार्क्स की 20 मार्क्स की आती है, तो वो है आपकी करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कि ह्यूमन कैपिटल कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, इसमें हाउ पीपल बिकम ए रिसोर्स, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, रूरल डेवलपमेंट की इशू। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट या की इशू क्या है कि रूरल कैसे डेवलप करना चाहिए, क्रेडिट मेकिंग, मार्केटिंग। ठीक है, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स क्या है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्या है, अल्टरनेटिव फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारी चीजों को हमको देखना है इस पूरी यूनिट में। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ग्रोथ, चेंजेस इन वर्कफोर्स, पार्टिसिपेशन रेट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसी। तो ये सारी चीज एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड देखना है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हाट इज मीनिंग, सबसे पहले क्या है ये, तो मीनिंग आ जाएंगी। इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द ग्लोबल वार्मिंग। इन सब चीजों को हम देखेंगे। लास्ट यूनिट है आपकी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, एक कंपैरिजन विथ नेबरहुड। अब नेबरहुड की बात करें तो कौन कौन से, मेनली दो ही है जो हमारे साथ में इंडिपेंडेंट हुए थे, है ना, जो हम जिससे कंपैरिजन कर सकते हैं, जो कि है पहला पाकिस्तान और दूसरा क्या है, चाइना। क्योंकि हमारी इकोनॉमी लगभग थोड़ी बहुत से बहुत सारी सिमिलर है, दैट्स वाई। ठीक है, तो हम इन दोनों से कंपैरिजन कर सकते हो, तो इन दोनों का ही यहाँ कंपैरिजन दिया हुआ है। और इशू इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टोरल डेवलपमेंट और अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडक्टर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इस पूरे यूनिट में, और ये मिला के होती है आपकी कितनी, 40 मार्क्स की इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, हमने देख लिया 40 मार्क्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा है इंडियन इकोनॉमी जो कि है आपकी 40 मार्क्स की। इसके लिए जो बुक सजेस्ट किए गए हैं 12th क्लास के लिए, वो है एनसीईआरटी की इंडियन इकोनॉमी, और दूसरा है एनसीईआरटी की मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन इसके अलावा भी मैं बुक सजेस्ट करूंगा, एक है संदीप गर्ग, जिससे आप पढ़ सकते हो। अब तो रिवीजन का टाइम है, तो आपने ऑलरेडी कोई ना कोई बुक ले ली होगी। और दूसरी है आपकी टीआरजे। ठीक है, तो जो भी इसके अलावा भी आपके पास जो भी बुक है आप उससे भी पढ़ सकते हो, लेकिन बुक को कोई भी एक प्रेफर करना, कोई भी एक बुक से पढ़ना, और उसको 4 बार इतना पढ़ लेना कि आप उसमें प्रॉपर हो जाओ। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग बुक से पढ़ोगे तभी आपका
जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफ़ाई हो पाएँगे। ज़रूरी नहीं है या फिर ज़्यादा अच्छे मार्क्स आप गेट आप एक बुक से पढ़ो और इतने बार पढ़ो कि आप उसको टोटली सब कुछ पढ़ डालो, ठीक है? तो अभी आपके पास जो भी बुक है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी एग्ज़ाम आइडिया ले सकते हो, टीआरजन का। बेस्ट है, हिंदी, इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, है ना? तो आप उसको प्रेफ़र कर सकते हो। इसके बाद प्रोजेक्ट है इकोनॉमिक्स का, जो कि 20 मार्क्स का है। आप ऑलरेडी बना चुके होंगे, है ना? और जिसकी कुछ गाइडलाइन है ना, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है? तो ये आपका पूरा सिलेबस है जिसमें आप देख रहे हो कि आपको कैसे बहुत ईज़िली आपको 80 मार्क्स में से ईज़िली मिल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि देखो आपने सिलेबस में हमने देखा इनकम नेशनल इनकम वाला जो चैप्टर था वो भी आप इजीली कर सकते हो। बस हम उसको जब देखेंगे तब आप समझ पाओगे कि बहुत इजी चैप्टर्स है, ठीक है? इसके बाद ये 40 मार्क्स बहुत इजीली आप ला सकते हो। नेक्स्ट वाला है इंडियन इकोनॉमी, बस आपको थोड़ा सा हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना होगा तो आप इंडियन इकोनॉमी में भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लासेस में जो भी आपकी आएगी उसमें हम कैसे देखते जाएंगे कि कैसे हम जो चैप्टर्स है उसको हम रिलेट कर पा रहे हैं और साथ ही साथ उन चैप्टर को प्रॉपर अंडरस्टैंड करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बार बार सीबीएसई एग्जाम में, 12th एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी हम अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो आप इस सीरीज में प्रॉपरली बने रहें और धीरे धीरे हम देखेंगे कि कैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं और कैसे हम उसकी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं।